आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश, हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। जय हिंद साथियों, मैं दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल गोल्डन फ्यूचर क्लासेस पर। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको अवगत हो चुका होगा कि एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है और ज़िंदगी हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी नहीं देती है। हमें कई बार मालूम नहीं हो पाता है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आई हमारे हाथ से और निकल गई। तो ये एसएससी जीडी जो आया है वो एक अपॉर्चुनिटी बनकर के आया है आपके लिए, और हम अपना 100% लगा दें इस अपॉर्चुनिटी को, जाने ना दें, इसको अपना बना करके ही रखें, इस मौके को भुनाएं और अपनी मंजिल को पाएं। इसीलिए हम इसमें आपका सहयोग कर सकें, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में ये पढ़ाई आपके लिए कारगर साबित हो सके। इसी क्रम में हम आपके लिए आज लेकर के आए हैं हिंदी की दूसरी क्लास, जिसमें हम करने जा रहे हैं वर्णमाला। वर्णमाला की क्लास 1 हमने कवर कर ली है, जिसमें हमने बहुत बेसिक जानकारी ली है, क्योंकि उसमें वर्णमाला पूरा नहीं हुआ है। वर्णमाला की बस शुरुआत हो पाई थी और ये हमारी अगली दूसरी क्लास है, जिसमें हम आज स्वर के बारे में डिटेल के साथ चर्चा करें। हमें स्वर और व्यंजन के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम पिछले वीडियो में ले चुके हैं। अगर आप सभी ने ये वीडियो नहीं देखा है पिछला वाला, तो आप चले जाइएगा, आपको प्लेलिस्ट में हिंदी वर्णमाला का क्लास 1 का वीडियो मिल जाएगा और उस वीडियो को डिटेल के साथ देखें। तो आइए बात करते हैं हम अपने आज के टॉपिक पर, और आज का टॉपिक विशेषकर हमारा है हिंदी वर्णमाला में स्वर। तो जानते हैं कि वास्तव में स्वर क्या है। देखते हैं स्वर क्या है। स्वर, आप सबको स्वर के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है, पहले से हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं। स्वर वे ध्वनियाँ होती हैं जिनका स्वतंत्र उच्चारण किया जाता है, वे वर्ण होते हैं जिनका स्वतंत्र उच्चारण किया जाता है, जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। वे ध्वनियाँ या वे वर्ण, ध्वनियाँ या वर्ण जिनका स्वतंत्र उच्चारण होता है, जिनका स्वतंत्र उच्चारण होता है, जिनके उच्चारण में जिनका स्वतंत्र उच्चारण होता है, एवं जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें स्वर कहते हैं। ये तो स्वर की हमारी डेफिनेशन। अब स्वर के बारे में कुछ अन्य टॉपिक, अन्य पॉइंट। हमें मालूम है ये जो स्वर होते हैं ये स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं। स्वर कैसे होते हैं? स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं। स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं। स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं या स्वतंत्र वर्ण होते हैं। एक बात। दूसरी बात और हम इसके बारे में जानते हैं, ये आत्मनिर्भर होते हैं। ये आत्मनिर्भर होते हैं। मतलब सेल्फ डिपेंड होते हैं,
ये किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, ये किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। और इसके बारे में और एक हमें पॉइंट मालूम है कि सभी स्वर कैसे होते हैं। सभी स्वर जो होते हैं, सभी स्वर सघोष होते हैं। सभी स्वर कैसे होते हैं? सभी स्वर सघोष होते हैं। सभी स्वर सघोष होते हैं और ये कंठ से स्वतः फूट कर आते हैं। स्वर जो हैं ये कंठ से स्वतः ही फूट कर आते हैं। ये भी बात चाहे तो हम लिख सकते हैं, ये कंठ से स्वतः फूट कर आते हैं। कंठ से स्वतः फूट कर आते हैं, फूट कर निकलते हैं, फूट कर निकलते हैं। ये तो हम स्वर के बारे में जानकारी कर चुके। स्वर वे स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, जिनका स्वतंत्र उच्चारण होता है। ये स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं, ये आत्मनिर्भर होते हैं। सभी स्वर सघोष होते हैं। सघोष वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ झंकृत होती हैं, कंपन करती हैं, उनको कहा जाता है सघोष वर्ण। और ये जो स्वर होते हैं ये कंठ से स्वतः ही फूट कर निकलते हैं। ये तो स्वर के बारे में जानकारी। अब बात आती है, अगला हमारा प्रश्न उठता है कि स्वर की संख्या कितनी है। अगला क्वेश्चन उठता है कि स्वर की संख्या कितनी है। स्वर की संख्या पे बात करते हैं। स्वर की संख्या कितनी है? अगर हम स्वर की संख्या की बात करें, स्वर की संख्या के बारे में हमारे पास विकल्प हैं। एक ऑप्शन है 10, ऑप्शन है 11, ऑप्शन है 13। स्वर की संख्या कितनी है? 10, 11, 13। आप तो कहेंगे सर आपने तो भ्रम में डाल दिया, 10, 11, 13 3, वो भी पता नहीं कौन सा सही है। तो यदि आपने गोल्डन फ्यूचर को चुना है तो आपको डिटेल के साथ एक एक बिंदु पर चर्चा करने को मिलेगी, जिस पे आपको एक एक बिंदु पर चर्चा की जाएगी और बताया जाएगा कि 10 क्या है, 10 आंसर क्यों है, यदि आंसर 11 है तो 11 आंसर क्यों है, यदि आंसर की संख्या 13 है तो आंसर क्यों है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें स्वर की संख्या पर, तो एक जो पहला प्रश्न है, ये 10 क्यों है, ये 10 क्यों है। तो एक पहला प्रश्न, उच्चारण के आधार पर, किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। एक तो उच्चारण के आधार पर, दूसरा आपने एक बहुत ही महान हिंदी विद्वान का नाम सुना होगा जिनका नाम है पंडित कामता प्रसाद गुरु। तो उच्चारण के आधार पर, या हम कह सकते हैं पंडित कामता प्रसाद गुरु के आधार पर, कामता प्रसाद गुरु के आधार पर, पंडित कामता प्रसाद गुरु के आधार पर अगर स्वर की संख्या की बात करें तो पंडित गुरु कामता प्रसाद के आधार पर जो स्वर की संख्या है वो 10 है। पंडित कामता प्रसाद गुरु जो हैं वो अपनी व्याकरण में, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या को 10 मानते हैं और उच्चारण के आधार पर भी स्वरों की संख्या 10 है। वो कौन सा है जिसको उच्चारण के आधार पर नहीं लिया जाता है? तो आइए हम दूसरे प्रश्न पर बात करते हैं। और जो उच्चारण के आधार पर, इनकी हम एक बार बात कर लेते हैं कौन कौन से हैं। उन 10 में आपका आता है छोटा आ, बड़ा आ और लघु आ, दीर्घ आ और लघु ई आता है और दीर्घ ई आता है, लघु ऊ आता है और दीर्घ ऊ आता है और ए आता है, ऐ आता है, ओ आता है और औ आता है। और कितने वर्ड हुए आप गणना कर लीजिएगा, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10। तो पंडित कामता प्रसाद गुरु के आधार पर स्वरों की संख्या जो है वो 10 है। दूसरा प्रश्न आता है लेखन के आधार पर।
किसके आधार पर? लेखन के आधार पर। लेखन के आधार पर, लेखन के ही आधार पर नहीं, लेखन के आधार पर ही नहीं, हमारी भारत सरकार द्वारा जो मानक हिंदी वर्णमाला है, भारत सरकार द्वारा प्रमाणिक, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या लेखन के आधार पर और भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जो मानक हिंदी वर्णमाला है, ये शब्द हम जोड़ दें कि मानक हिंदी वर्णमाला में, किसमें? मानक हिंदी वर्णमाला में, मानक हिंदी वर्णमाला में, मानक हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या, तो तब हमारा आंसर आता है 11। 11। अगर हमसे एग्जाम में पूछ दिया जाए हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप आंसर कितना देंगे? आपका आंसर जो जाएगा वो 11 जाएगा। कितना जाएगा? 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार द्वारा जो मानक वर्णमाला है उसमें स्वरों की संख्या को 11 ही माना गया है। अब बात करें स्वरों की संख्या 11 कौन सी है, तो अगर स्वरों की संख्या 11 की बात करें तो उच्चारण के आधार पर, या हम कह सकते हैं पंडित कामता प्रसाद गुरु के आधार पर, कामता प्रसाद गुरु के आधार पर, और प्लस अगर हम इसमें ऋण को भी और जोड़ दें, पंडित कामता प्रसाद गुरु के आधार पर जो स्वरों की संख्या है वो 10 है, और इसमें अगर हम साथ में ऋण को और जोड़ दें, ऋण, तो वर्णों की संख्या कितनी पहुंच जाती है? तो वर्णों की संख्या पहुंच जाती है 11। कितनी पहुंच जाती है? 11। तो वर्णों की संख्या जो है, स्वरों की संख्या है हिंदी वर्णमाला में 11 पहुंच जाती है। अब समस्या इस ऋण की है, किसकी है? समस्या जो है वो इस ऋण की है। अब ऋण की अगर बात करें तो कुछ हिंदी विद्वान हैं वो इस ऋण के बारे में बताते हैं। ये कुछ हैं इसको इस स्वर में गणना करते हैं, जो नहीं करते हैं वो 10 मानते हैं, और जो गणना करते हैं वो 11 मानते हैं। तो क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि ऋण है वो एक, इसको अर्धस्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्धस्वर। अर्धस्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऋण जो है वो 2 वर्णों के मेल से बना हुआ है। किसके ऋण 2 वर्णों के मेल से बना हुआ है, जिनमें एक वर्ण हमारा आता है रा और दूसरा वर्ण आता है ई। ऋण रा और ई से मिलकर के बना है। ऋण किससे मिलकर के बना है? रा और ई से। इसीलिए ऋण को क्या कहते हैं? ऋण को अर्धस्वर भी कहते हैं। ऋण को अर्धस्वर भी कहते हैं। अर्धस्वर का मतलब आधा स्वर। ऋण को क्या कहा जाता है? अर्धस्वर कहा जाता है। इसे अर्धस्वर क्यों कहा जाता है? इसे अर्धस्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्वर और व्यंजन के योग से बना है। व्यंजन इसमें रा है और स्वर कौन है? स्वर जो है वो ई है। अगर हम, अब बात आती है आंसर 13 कैसे है? 13 कैसे है? अगर हम 13 की बात करें तो हमारा तीसरा प्रश्न बनता है कि मूल भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? किसमें? मूल भाषा में। मूल भाषा में स्वरों की संख्या, मूल भाषा में। मूल भाषा का नाम लेते हमारे जहन में एक ही भाषा आती है, वो हमारी जगत जननी, आदि जगत जननी संस्कृत। तो मूल भाषा का मतलब है संस्कृत। मूल भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? मूल भाषा में स्वरों की संख्या, मूल भाषा में स्वरों की संख्या जो है वो 13 है। मूल भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? 13। कौन कौन से स्वर हैं इसमें? 2 कौन से स्वर बढ़ा दिए जाते हैं तो आंसर 13 पहुंच जाता है। अंग और आहा को बढ़ा देने पर स्वरों की संख्या 13 नहीं हो जाती है। बहुत से हमारे हिंदी विद्वानों का मानना है, बहुत से हमारे हिंदी विद्वान ये बताते हैं कि ये 11 वर्ण हैं, अगर अंग और आहा को जोड़ दिए जाएं तो स्वरों की संख्या 13 पहुंच जाती है। नहीं,
मूल भाषा में जो स्वरों की संख्या 13 है वो कौन से 13 हैं? वो हमारे 11 तो ये हैं जिनकी हम चर्चा कर चुके हैं, प्लस मूल भाषा में, हिंदी भाषा में लघु री होता है, लेकिन मूल भाषा में दीर्घ री होता है। कौन सा होता है? दीर्घ री। और दीर्घ री के बाद में एक और स्वर है जिसका प्रयोग किया जाता है, वो है लरा। कौन सा? लरा। तो दीर्घ री और लरा को अगर मिला दिया जाए तो हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी पहुंचती है? कुल स्वरों की संख्या 13 पहुंच जाती है। ये वो हमारे आंसर रहे 10, 11 और 13। 10 स्वर कब होंगे? जब उच्चारण के आधार पर बात करेगा, पंडित कामता प्रसाद गुरु के आधार पर बात करेगा तो स्वरों की संख्या 10 आएगी। अगर लेखन के आधार पर बात करेगा तो स्वरों की संख्या 11 आएगी। या हिंदी मानक वर्णमाला की बात करेगा, या केवल बात करें कि हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 है। 13 स्वर कौन से हैं? हमारी मूल भाषा में 13 स्वरों का वर्णन मिलता है, वो 11 प्लस ऋण और प्लस रा। आइए इसके बाद अब हम कुछ अभी इन्हीं बचे हुए टॉपिक पे बात करते हैं, बचे हुए बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि उदासीन स्वर कौन है? उदासीन, तो उदासीन स्वर का नाम लेते ही, चाहे तो आप इसे नोट करके लिख सकते हैं, उदासीन स्वर का नाम लेते ही किसका नाम आता है? उदासीन स्वर। उदासीन स्वर एक ही है, वो हमारा है आ। क्या है? लघु आ। उदासीन स्वर का नाम लेते हमारे जहन में एक ही वर्ड आता है, एक ही वर्ड, और वो कौन सा वर्ड है? आ। ये पहला प्रश्न बनता है। दूसरा भी आप कह रहे होंगे कि सर आपने अंग और आहा की तो बात नहीं की। अब अगर हम बात करें अंग और आहा की, जिनको हम मिलाकर के हिंदी वर्णमाला में 13 स्वरों की गणना करते हैं, चूँकि मूल भाषा में लघु री और लरा तो हैं, लेकिन हिंदी भाषा में इनकी गणना नहीं की जाती है। कुछ हमारे हिंदी विद्वान उन 11 में अंग और आहा को जोड़ करके 13 बताते हैं। तो इन अंग और आहा को क्या कहा जाता है? अभी अंग और आहा तो बचे हैं, इनकी भी चर्चा करते हैं। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। अंग और आहा ना तो स्वर हैं, ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन, ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन। तो फिर ये कौन है? अगर स्वर भी नहीं है और व्यंजन भी नहीं है तो अंग और आहा क्या हैं? हमारे एक हिंदी विद्वान हुए हैं जिनका नाम है आचार्य किशोरीदास। क्या नाम है? आचार्य। हमारे हिंदी विद्वान हुए हैं जिनका नाम है आचार्य किशोरीदास। और इन हिंदी विद्वान आचार्य किशोरीदास जी इन वर्णों को अयोगवाह नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? अयोगवाह। क्या नाम दिया जाता है? अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह का मतलब क्या होता है? आ माने नहीं, योग माने जुड़ करके, वाह का मतलब होता है वहन वाले, वहन करने वाले, चलने वाले। वे वर्ड जो जुड़ करके वहन नहीं होते हैं, जो जुड़ करके नहीं चलते हैं, किसके साथ? व्यंजन वर्डों के साथ। जो व्यंजन वर्डों के साथ जुड़ करके नहीं वहन होते हैं उनको अयोगवाह कहा जाता है। और उनकी संख्या 2 है, अंग और आहा। जिनमें जो हमारा अंग है इसको हम अनुस्वार के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? अनुस्वार के नाम से जानते हैं। और जो हमारा आहा है इसको हम विसर्ग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? विसर्ग के नाम से। अनुस्वार और विसर्ग ये दोनों मिलकर के जो नाम देते हैं वो नाम हमारे पास आता है अयोगवाह। अयोगवाह ध्वनियाँ कहते हैं। अब बात आती है अयोगवाह ध्वनियाँ क्या होती हैं? वे ध्वनियाँ जो जुड़कर के वहन नहीं होती हैं, किसके साथ? व्यंजन वर्णों के साथ। जो व्यंजन वर्णों के साथ जुड़कर के वहन नहीं होती हैं उन्हें हम अयोगवाह ध्वनियाँ कहते हैं। तो आपको यहाँ तक का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको यहाँ तक का
टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो आइए अब हम बात करते हैं अपने आगे के टॉपिक पे, जहाँ से शुरू होगा हमारा स्वरों का वर्गीकरण। अब किस पे बात करते हैं? स्वरों के वर्गीकरण पे बात करते हैं। देखिए, अब हमारी महत्वपूर्ण चर्चा चलेगी स्वरों के वर्गीकरण पे। स्वरों का वर्गीकरण। प्रश्न यहां से नहीं बनता है कि स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है। स्वरों के वर्गीकरण के हम कई प्रकार बना सकते हैं, चाहे तो 10 प्रकार बना दें। स्वरों के वर्गीकरण में हम 7 प्रकार से खत्म कर सकते हैं। प्रश्न यहां से नहीं बनता कि स्वरों के वर्गीकरण के कितने प्रकार होते हैं। प्रश्न यहां से बनता है कि स्वरों के वर्गीकरण किस प्रकार से किए जाते हैं। तो स्वरों के वर्गीकरण में हमारा सबसे पहला बिंदु आता है मात्रा के आधार पर या उच्चारण काल में लगने वाले समय की मात्रा के आधार पर। जब हम किसी वर्ड का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय हमें जितना समय लगता है, जो समय की मात्रा लगती है, उसके आधार पर इसका वर्णन करते हैं। तो टॉपिक हमारा पहला क्या है? पहला बिंदु क्या है? उच्चारण काल में या उच्चारण में लगने वाले समय की मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं। उच्चारण में लगने वाले समय की मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। हमारा आंसर आता है 2 अथवा 3। अब आप बहुत परेशान हो रहे होंगे, सर आप तो डाउटे बनाते रहते हैं। कभी 10 होता है, 11 होता है, कभी 13 होता है। आप परेशान ना हो। जिस तरीके से हमने 10, 11 और 13 के बिंदु को एकदम समस्या को समाप्त कर दिया है, ऐसे ही आपका यहाँ पर भी समस्या समाप्त हो जाएगी। उच्चारण में लगने वाले समय की मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद मुख्य रूप से 2 ही होते हैं। मुख्य रूप से कितने होते हैं? 2। कौन कौन से होते हैं, इन पर बात करते हैं। 3 कौन सा आंसर है, इसकी भी बात कर लेते हैं। और अभी तो हम बात करते हैं हमारे जो मुख्य रूप से 2 हैं वो कौन से हैं, जिनमें पहला हमारा आता है सबसे पहला उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के भेद। एक तो आता है ह्रस्व स्वर। क्या आता है? ह्रस्व स्वर। दूसरा आता है दीर्घ स्वर। कौन सा आता है? दीर्घ स्वर। इनके बारे में डिटेल के साथ जानते हैं। तो ह्रस्व स्वर, जिनको हम इंग्लिश में शॉर्ट के नाम से जानते हैं, छोटे स्वर। इसके अन्य भी नाम है। इसको हम लघु स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु स्वर। इसको हम लघु स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर को हम लघु स्वर भी कहते हैं। और लघु स्वर के साथ और क्या नाम देते हैं? इसको छोटा स्वर भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं? छोटा स्वर। और क्या कह सकते हैं? इसको लघु स्वर कह सकते हैं, इसको छोटा स्वर कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं? इसको एक मात्रिक स्वर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एक मात्रिक स्वर। ऐसे अगर हम दीर्घ स्वर की बात करें, दीर्घ स्वर को हम अंग्रेजी में लॉन्ग बोलते हैं। और इस दीर्घ स्वर में इसका अन्य नाम क्या होता है? आपको पता है, वर्णों के विलोम शब्द भी होते हैं। ह्रस्व का विलोम क्या होता है? ह्रस्व का विलोम दीर्घ होता है। ह्रस्व का विलोम क्या होता है? दीर्घ होता है। अगर लघु की बात करें तो लघु का विलोम क्या होता है? लघु का विलोम होता है गुरु। लघु का विलोम क्या होता है? गुरु स्वर।
तो अगर इसको लघु स्वर कहते हैं तो इसको क्या कहते हैं? गुरु स्वर। इसको अगर छोटा स्वर कहते हैं तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बड़ा स्वर। क्या कहते हैं? बड़ा स्वर, बड़ा स्वर। इसको अगर हम एक मात्रिक कहते हैं, अगर इसको एक मात्रिक कहते हैं तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं द्विमात्रिक स्वर। क्या नाम देते हैं? द्विमात्रिक स्वर। इसको हम द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। और क्या नाम देते हैं? और नाम देते हैं इसको हम मूल स्वर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर ये हिंदी भाषा में सबसे पहले आए थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? मूल स्वर। और इनको क्या कहा जाता है? इनको संयुक्त स्वर। क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर या संधि स्वर कहा जाता है। संयुक्त स्वर के साथ और एक नाम आता है संधि स्वर। संधि स्वर क्यों कहा जाता है? इन्हें संधि स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वर्णों के योग से बने होते हैं, संधि के नियम से बने होते हैं। हम डिटेल के साथ जानेंगे ये संधि के नियम से बने हैं तो कैसे बने हैं, किन किन वर्णों का मेल हुआ है तब जाके संधि स्वर बने हैं। अब हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, ह्रस्व स्वर का विलोम दीर्घ स्वर होता है। इसको लघु स्वर कहते हैं, लघु का विलोम गुरु होता है, इसको गुरु स्वर कहा जाता है। ये छोटा स्वर होता है, इसको बड़े स्वर के नाम से जानते हैं। ये एक मात्रिक स्वर है, ये हमारा द्विमात्रिक स्वर है, और ये हमारे मूल स्वर हैं, और इनको नाम क्या देते हैं? संयुक्त स्वर या संधि स्वर। संयुक्त स्वर या संधि स्वर। अब बात आती है इनकी संख्या कितनी है। इनकी संख्या कितनी है? अगर हम ह्रस्व स्वरों की बात करें, इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या 4 है। कितनी है? 4। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन? मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से स्वर हैं? मूल स्वरों की संख्या 4 है। ये हमारे स्वर आते हैं, एक तो आ आता है, लघु ई आता है, और लघु ऊ आता है, और ऋण आता है, और ऋण आता है। ये वो हमारे 4 वर्ण हैं, इनकी संख्या 4 है। ये वो हमारे 4 स्वर हैं जिनको हम लघु स्वर के नाम से जानते हैं, जो हमारे मूल स्वर हैं। अब बात आती है कि दीर्घ स्वर कौन है। अगर हम दीर्घ स्वर की बात करें, इनकी संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या जो है वो 11 है। 11 में से अगर आप मूल स्वर को घटा दें, अगर आप ह्रस्व स्वर को घटा दें जिनकी संख्या 4 है, तो 11 में से जब आप 4 माइनस करेंगे तो 7 बचता है। तो इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 7 है। इनकी संख्या 7 है। कौन कौन से 7 दीर्घ स्वर हैं? लघु आ को छोड़ दीजिएगा, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, ऋण तो इसमें शामिल हो चुका है, ए और ऐ, ओ और औ, ओ और औ, ओ और औ। इनकी संख्या कितनी है? 7। 2, 2 4, 2 6 और 1 7। इनकी संख्या 7 है। अब बात आती है, आपके जहन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि आपने सर इन्हें संधि स्वर का नाम दिया था, इन्हें संयुक्त स्वर का नाम दिया था। तो अगर इन्हें संयुक्त स्वर का नाम दिया गया है या संधि स्वर का नाम दिया गया है तो ये किन वर्णों के मेल से? चूंकि ये संधि का टॉपिक है, हम वर्णमाला के बाद जब संधि पढ़ रहे होंगे तो वहाँ का प्रश्न है, लेकिन यहाँ भी हम जान लेते हैं इन्हें संधि स्वर नाम दिया गया तो क्यों दिया गया। अगर हम इस आ की बात करें तो ये योग से बना है, आ और आ के, छोटा आ और छोटा आ के योग से बना है आ। अगर हम इस दीर्घ ई की बात करें, ये दीर्घ ई भी लघु ई और लघु ई के योग से मिलकर के बना है। लघु ई और लघु ई के योग से मिलकर के बना है दीर्घ ई। अगर हम इस दीर्घ ऊ की बात करें, ये भी मिलकर के बना है लघु ऊ और लघु ऊ। लघु ऊ और लघु ऊ के योग से मिलकर के बना है दीर्घ ऊ। अगर यही हम ए की बात करें, अगर हम ए की बात करें तो ए जो मिलकर के बना है वो आ और ई के योग से बना है ए। अगर हम ए की बात करें तो ए जो मिलकर के बना है वो आ प्लस ए, आ और ए के योग से बना है ए।
आ और ए के योग से बना है ए। अगर हम ओ की बात करें, तो ओ भी दो वर्णों के मेल से बना है। ओ जिन दो वर्णों के मेल से बना है वो उनमें नाम आता है आ प्लस उ, आ और उ। अगर अगले वर्ण की बात करें औ भी दो वर्णों के मेल से बना है, वो मिलकर के बना है आ और ओ, आ और ओ। इनके बारे में हम डिटेल से चर्चा कर रहे होंगे। कहाँ पर? इनके बारे में हम डिटेल में चर्चा कर रहे होंगे संधि पर। तब तक आपके जहन में प्रश्न उठ रहा था कि सर संधि स्वर, संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? तो यही वो 7 वर्ण हैं जिनको हम संधि स्वर या संयुक्त स्वर के नाम से जानते हैं। अगर ये संधि स्वर हैं तो क्यों हैं? छोटा और छोटा मिलकर के बड़ा बनाता है, छोटी छोटी मिलकर के बड़ी बनाता है, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बनाता है, आ और ई मिलकर के ए बनाता है, आ और ए मिलकर के ए बनाता है। इसी प्रकार आ और ऊ मिलकर के ओ बनाता है और आ और ओ मिलकर के औ बनाता है, जिनको हम दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं। अब बात आती है सर आपने तो कहा था कि 3 होते हैं। जी हाँ, 3 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में जिनका प्रयोग किया जाता है, जो मंत्रोच्चारण होता है, मंत्रोच्चारण में जिनका प्रयोग करते हैं वो हमारा तीसरा स्वर है, जिसे हम प्लुत स्वर के नाम से जानते हैं, जो संस्कृत का एक अंग है, हमारी मूल भाषा का अंग है। अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए उच्चारण काल में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तो इसका हमारा जो राइट आंसर आता है, इसके जो भेद का राइट आंसर आता है वो 2 ही मान्य है, लेकिन तीसरा भी भेद देखने को मिलता है। वो कौन सा भेद है, आइए उसके बारे में जानते हैं। देखिए, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं, प्लुत स्वर के बारे में भी चर्चा करते हैं। अभी जिन वर्णों को हमने पढ़ा है, एक का नाम था ह्रस्व स्वर, एक का नाम था ह्रस्व स्वर। इसको प्रदर्शित किया जाता है खड़ी पाई से। किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको प्रदर्शित करने का है खड़ी पाई से प्रदर्शित करते हैं, मात्रा के आधार पर। और जो हमारा दीर्घ स्वर होता है, और जो हमारा दीर्घ स्वर होता है, इसको प्रदर्शित करने का तरीका है, इसकी जो मात्रा प्रदर्शित की जाती है वो कुछ इस तरीके से एस के आकार का चिन्ह बनाया जाता है। किसके आकार का चिन्ह बनाया जाता है? एस के आकार का चिन्ह बनाया जाता है। इसको ह्रस्व स्वर को खड़ी पाई से और दीर्घ स्वर को इस यस के आकार के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, इसकी मात्रा को। तीसरा जो टॉपिक है वो है, इसी का भेद है, जिसको हम जानते हैं प्लुत स्वर के नाम से। किस नाम से जानते हैं? प्लुत स्वर के। अब आपके जहन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर प्लुत स्वर किसे कहते हैं, क्या होता है प्लुत स्वर? तो यदि आपने अभी तक प्लुत स्वर के बारे में नहीं जाना है, तो अब हम जानते हैं कि वास्तव में प्लुत स्वर क्या होता है। अगर किसी स्वर का लंबे समय तक उच्चारण किया जाए, तो लंबे समय तक उच्चारण करने के बाद में स्वर जो रूप धारण कर लेता है वो उसका रूप प्लुत स्वर कहलाता है। अगर किसी स्वर का लंबे समय तक उच्चारण किया जाए तो स्वर जो रूप धारण कर लेता है उसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। यदि किसी स्वर का लंबे या अधिक समय तक उच्चारण किया जाए, तो स्वर जो रूप धारण कर लेता है, जो रूप ले लेता है, उसे क्या कहते हैं? उसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर कहते हैं। इसे त्रिमात्रिक स्वर के नाम से भी जानते हैं। आपने देखा था वो हमारा जो ह्रस्व स्वर था जिसे हम एक मात्रिक कहते हैं, दीर्घ स्वर था जिसे हम द्विमात्रिक के नाम से जानते हैं,
और जो हमारा प्लुत स्वर है, प्लुत स्वर जो है इसे हम त्रिमात्रिक के नाम से जानते हैं। इसे क्या नाम देते हैं? इसे त्रिमात्रिक भी कहते हैं। त्रिमात्रिक, इसे त्रिमात्रिक भी कहा जाता है। इसे त्रिमात्रिक भी कहा जाता है। अब इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको प्रदर्शित करने का तरीका ये होता है, हिंदी के तीन से प्रदर्शित किया जाता है। कैसे? कौन से होते हैं प्लुत स्वर? जैसे हम लिखते हैं ओम। क्या लिखते हैं? ओम। ओम, इस ओम का जब उच्चारण किया जाता है तो इसमें इस ओम को अगर 3 मात्रा के बराबर समय दे दिया जाए, आ जितना कहने में समय लगता है, जिसको हम, ये हमारा आ, जिसको हम ह्रस्व स्वर के नाम से जानते हैं, मूल स्वर के नाम से जानते हैं, इसकी 3 गुनी मात्रा के बराबर उच्चारण समय लगा दिया जाए तो स्वर का जो भेद बनता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। ओम, ओम उच्चारण इस तरीके से होता है। इसको लिखने का एक और तरीका होता है, हम ओम को ऐसा भी लिखा हुआ पाते हैं। क्यों पाते हैं? क्योंकि ये ओम जो है वो 3 मात्रा के बराबर उच्चारण समय लेता है। इस प्लुत स्वर को हम इससे भी प्रदर्शित इससे भी कर देते हैं, लेकिन वास्तव में जो इसकी मात्रा होती है वो 3 होती है। और उच्चारण जैसे फुर्र एक शब्द है, इसमें प्लुत स्वर होता है, फुर्र प्लुत स्वर होता है। जैसे अन्य भी कई शब्द हैं प्लुत स्वर में, जैसे राम। जैसे कौन सा स्वर आता है? शब्द है राम। राम में भी अगर हम लंबे समय तक उच्चारण करें राम, तो फिर ये प्लुत का रूप धारण कर लेता है। अब बात आती है इसकी संख्या कितनी है? प्लुत स्वर की संख्या की बात करते हैं। इसकी जो संख्या है वो 8 है। कितनी है? 8। अब आपके जहन में एक और प्रश्न उठ रहा होगा कि सर प्लुत स्वर 8 कौन कौन से हैं? तो आइए 8 की बात करते हैं। मूल स्वर का हमारा आ, एक तो मूल स्वर में से कौन सा? सिर्फ और सिर्फ आ। इसके अलावा प्लस कौन से? सभी दीर्घ स्वर। और सभी दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? सभी दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। मूल स्वर हमारा आ और सभी दीर्घ स्वर, ये टोटल मिलकर के हमारे प्लुत स्वर बनते हैं। अब आपके जहन में एक और प्रश्न उठ रहा होगा कि सर प्लुत स्वर अगर आ लघु आ प्लुत स्वर है तो इसके साथ ही 3 मूल स्वर का नाम प्लुत स्वर में क्यों नहीं आता है? तो अगर आप इनकी बात करना चाहते हैं तो आइए इस पर भी बात करते हैं। आप देख सकते हैं ये जो लघु आ होता है, जिसे हम उदासीन स्वर के नाम से भी जानते हैं, इसका उच्चारण करने में ये कभी भी अपना दीर्घ रूप नहीं धारण करता है। लेकिन यदि आप ई और ऊ का उच्चारण करें, अगर आप इसे लंबे समय तक उच्चारित करते रहेंगे, अगर ये प्लुत रूप धारण करेगा तो ये दीर्घ ई में बदल जाएगा। इसी प्रकार अगर ऊ को लंबे समय तक आप उच्चारित करेंगे तो ये अपने दीर्घ ऊ में बदल जाएगा। किंतु जैसे कि हमने लिखा है फुर्र शब्द जो लिखा है, इसमें प्लुत स्वर तो रूप धारण कर रहा है, ये इसमें आ अपना प्लुत स्वर तो प्लुत रूप तो धारण कर रहा है, लेकिन ये दीर्घ आ में नहीं परिवर्तित हो रहा है। मतलब ये अपना प्लुत रूप धारण कर लेता है। यही वजह है कि प्लुत स्वरों की संख्या कितनी है? प्लुत स्वरों की संख्या 8 है। कितनी है? 8 है। आइए अब बात करते हैं अगले टॉपिक पर। स्वरों के वर्गीकरण में हमने पहला प्रकार जान लिया, उच्चारण में लगने वाले समय की मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। आंसर हमारा क्या रहा? आंसर हमारा है 2। कितना है? 2। अगर हम संस्कृत की बात करें तो उसमें हम 3 पाते हैं। जो तीसरा हमारा कौन सा है? जो तीसरा है उसे हम प्लुत स्वर के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रश्न उठता है
दूसरा प्रश्न उठता है, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर, किसके आधार पर? जीव की क्रियाशीलता, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के भेद, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के भेद, स्वर के भेद कितने हैं? जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के भेद कितने हैं? अगर जीव की क्रियाशीलता के आधार पर बात करें तो इसके स्वर के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3। कौन कौन से? कौन कौन से? एक वो भेद है जिसमें जीव का अग्रभाग भाग लेता है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का आगे वाला भाग लेता है उसे हम अग्र स्वर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उसे हम अग्र स्वर के नाम से जानते हैं। दूसरा वो हमारा आता है, दूसरा वो आता है जिसमें जीव का मध्य भाग जिनके उच्चारण में भाग लेता है उसे हम मध्य भाग के नाम से जानते हैं, उसे हम मध्य स्वर के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो अंग आता है, तीसरा जो भेद आता है जिसमें जीव का पीछे वाला भाग क्रियाशील होता है उसे हम पश्च भाग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पश्च स्वर के नाम से जानते हैं। जिसमें जीव का अग्रभाग क्रियाशील होता है उसे हम अग्र स्वर के नाम से जानते हैं। जिसमें जीव का मध्य भाग क्रियाशील होता है उसे मध्य स्वर के नाम से जानते हैं। जिसमें जीव का पश्च भाग क्रियाशील होता है उसे हम पश्च स्वर के नाम से जानते हैं। अब समस्या यहाँ नहीं आती है, समस्या आती है कि इसमें संख्या कितनी है और कौन कौन से स्वर अग्र में आएंगे, कौन कौन से स्वर पश्चिम में आएंगे, कौन कौन से स्वर मध्य में आते हैं। तो इसके लिए आपको मात्र एक स्वर याद रखने की आवश्यकता है और अन्य किसी स्वर को याद नहीं रखना है। आप एक सिर्फ याद रखें, मध्य स्वर। मध्य स्वर में कौन आता है? मध्य स्वर में हमारा आता है आ। कौन आता है? आ। अन्य सभी कैसे याद रखोगे? इसके लिए मैंने आपके लिए बहुत ही सरलता बना के रखी है। आप बहुत आसानी से आप देख पा रहे हैं कि पश्च स्वर कितने नंबर पर आ रहा है? पश्च स्वर 3 नंबर पे आ रहा है। कितने नंबर पर आ रहा है? 3 नंबर पर। यानी इसमें हम एक ट्रिक भी बना सकते हैं कि जितने भी 3 से बनने वाले वर्ण होंगे, जितने भी 3 से बनने वाले स्वर होंगे वो सभी इस पश्च स्वर में गिने जाएंगे। अब 3 से बनने वाले कौन कौन से हैं? इसमें आप देखेंगे, इसमें हमारा दीर्घ आ आता है, इसके बाद में हमारा ये 3 से बनने वाला ऊ होता है, इसके बाद में हमारा दीर्घ ऊ होता है, ये भी 3 से बनने वाला है, ये भी 3 से बनने वाला है, इसके बाद में हमारा ओ आता है और एक और वर्ण आता है औ। इसके अलावा जितने भी वर्ण बचते हैं उनको आप अग्र भाग में रख सकते हैं और अग्र भाग में कौन आता है? ई आता है और दीर्घ ई आता है, इसके बाद में ए आता है और ऐ आता है। कौन वर्ण आता है? ऐ। अगर पूछा जाए अग्र स्वर कितने होते हैं तो इनकी संख्या 4 है। अगर मध्य स्वर की बात करें तो इसकी संख्या 1 है। अगर पश्च स्वर की बात करें तो 3 और 2 5। अब जीव की क्रियाशीलता के आधार पर चूंकि ऋण का हमने नाम नहीं लिया, लेकिन ऋण की संख्या में ये 4 होते हैं, लेकिन ऋण की अगर बात करें तो वो भी अग्रभाग में ही गिना जाता है। वो संख्या 4 ही मानी गई है, लेकिन जीव का उच्चारण भी, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर ऋण का उच्चारण भी अग्रभाग से ही होता है, किंतु संख्या में ये 4 होते हैं। संख्या में कितने होते हैं? 4। अब एक और वर्ड की बात करें, एक और वर्ड की बात करें जिसको आपने देखा होगा, जो अंग्रेजी का वर्ड है, अंग्रेजी का वर्ड है। जैसे हम लिखते हैं आल, क्या लिखते हैं? आल। इसका जब हिंदी उच्चारण हम करते हैं तो इस तरीके से करते हैं, ऑल। ये हमारा अंग्रेजी भाषा से आया हुआ शब्द है, ये अंग्रेजी भाषा से आया हुआ शब्द है जिसको हिंदी भाषा ने अपना लिया है। इसीलिए इस स्वर को एक अन्य नाम से जानते हैं, इस स्वर को अन्य नाम से जानते हैं और अन्य किस नाम से जानते हैं ये भी जान लेते हैं। इस स्वर को चूंकि अपनाया गया है इसीलिए इसको गृहीत स्वर, इसको ग्रहण कर लिया हिंदी ने, इसीलिए क्या कहते हैं? इसको गृहीत स्वर के नाम से जानते हैं।
और किस नाम से जानते हैं? चूंकि ये विदेशी भाषा से आया है इसीलिए इसे आगत स्वर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आगत स्वर के नाम से जानते हैं। इसे विदेशी स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे विदेशी स्वर भी कहा जाता है, ये इसके नाम है। इसे ग्रही स्वर कहा जाता है, इसे आगत स्वर कहा जाता है, इसे विदेशी स्वर कहा जाता है, और हम चाहें तो इसे मेहमान स्वर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मेहमान स्वर भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अन्य भाषा से आया है और हमारी हिंदी भाषा ने इसे ग्रहण कर लिया है। अब बात आती है इस आगत स्वर को किस में रखेंगे? अगर इस आगत स्वर की बात आती है, इसको हम जीभ के पश्च भाग में ही रखते हैं, क्योंकि ये भी 3 से तो ही मिलकर के बना है। तो जितने भी 3 से बनने वाले हैं उन सभी को हम कहाँ रखते हैं? उनको जीभ के पश्च भाग में रखते हैं। तो हमारा आगत स्वर भी जीभ के पश्च भाग में आएगा। किंतु अगर कभी भी पूछ दिया जाए पश्च स्वर, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर पश्च भाग में कितने स्वर आते हैं, तो इनकी संख्या 5 है। संख्या में ये 5 हैं। संख्या में कभी इसकी गणना नहीं की जाती है। इसकी गणना नहीं की जाती है। पश्च स्वर में केवल और केवल 5 स्वरों की गणना की जाती है। आइए अगले बिंदु पर बात करते हैं। तीसरे प्रकार पर इसके बात करते हैं। तीसरे प्रकार पर बात आती है कि तीसरा प्रकार है कौन सा? अगर हम तीसरे प्रकार की बात करें तो ओष्ठ की बनावट के आधार पर। किसके आधार पर? ओष्ठ की बनावट, उसकी प्रकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। किसके आधार पर? ओष्ठ या होठ भी जिनको कहते हैं, की आकृति के आधार पर, की आकृति या बनावट के आधार पर स्वर के भेद, के आधार पर स्वर के भेद कितने हैं? बनावट के आधार पर स्वर के भेद 2 हैं। कितने हैं? 2। ओष्ठ की आकृति के आधार पर, ओष्ठ की बनावट के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? ये 2 होते हैं। अब प्रश्न उठता है ये 2 कौन कौन होते हैं? जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं, जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं, तो हमारे जो ओठ होते हैं वो या तो उच्चारण करते समय गोल हो जाते हैं, या तो उच्चारण करते समय गोल नहीं होते हैं, या तो वृत्त के आकार के हो जाते हैं, या तो वृत्त के आकार के नहीं होते हैं। जिसके आधार पर यहाँ पर स्वर के 2 भेद बनाए गए, जिनमें पहला है वृत्तमुखी। क्या है? वृत्तमुखी। और दूसरा भेद आता है हमारा, दूसरा आता है जिसको क्या कहते हैं? आवृत्तमुखी। क्या कहते हैं? आवृत्तमुखी। वृत्तमुखी में अब बात आती है, इसको वृत्ताकार भी कहते हैं। वृत्ताकार जिसमें मुख वृत्त के आकार का हो जाता है, और दूसरा वो होता है जिसमें मुख वृत्त के आकार का नहीं होता है। तो एक तो हमारा वृत्तमुखी आता है और दूसरा आता है अवृत्तमुखी। अब इन कौन कौन से वर्ण हैं जो वृत्तमुखी होते हैं और कौन कौन से वर्ण हैं जो अवृत्तमुखी नहीं होते हैं, जानना बहुत यानी कि बेहद आसान है। एक वर्ण से आप परिचित होंगे, वो है हमारा ऊ। ऊ का उच्चारण करते समय, आप जब भी ऊ का उच्चारण करते हैं तो ओठ गोल हो जाते हैं। तो वृत्तमुखी में एक पहला वर्ण तो आपको ऊ याद रखना है। अगर लघु ऊ इसी में आया है तो दीर्घ ऊ भी इसी में आएगा, यानी हमारा दीर्घ ऊ भी आता है। अब बात आती है ऊ और ऊ से बनने वाले जितने वर्ण होंगे वो सभी वृत्तमुखी में गिने जाएंगे। इनके उच्चारण करते समय मुख जो होता है वो वृत्त के आकार का बन जाता है। किसके आकार का बन जाता है? वृत्त के आकार का बन जाता है। तो अगला कौन सा? ऊ से और कौन सा वर्ण मिलकर के बना है? ऊ से मिलकर के बना है ओ। अभी हम देख चुके हैं संधि स्वर में अभी हम देख चुके हैं। और इसके बाद में एक और वर्ण आता है जो आता है हमारा औ। ये 4 वर्ण हमारे वृत्तमुखी होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वृत्तमुखी वर्णों की संख्या कितनी है, तो वृत्तमुखी वर्णों की संख्या जो है वो 4 है। कितनी है? 4।
अब बात आती है कि अवृत्तमुखी वर्णों की संख्या कितनी है। बचे हुए सभी वर्ण अवृत्तमुखी होते हैं। कौन कौन सा? अवृत्तमुखी में हमारा आता है आ, इसके बाद में हमारा दीर्घ आ आता है, इसके बाद में हमारी ई आती है, इसके बाद में दीर्घ ई आती है, ऊ और ऊ तो इसमें शामिल है, इसके बाद में ए आता है और ऐ आता है, ए आता है और ऐ आता है। एक हम अभी चर्चा कर चुके हैं विदेशी स्वर की, जिसे हम आगत स्वर के नाम से भी जानते हैं। वो किस में आता है? चूंकि वो वृत्तमुखी में ही गिना जाता है, वो एक सिंगल वर्ड है जो वृत्तमुखी में गिना जाता है। लेकिन वृत्तमुखी वर्णों की संख्या की बात की जाए, ये 4 ही है, क्योंकि इसका योग 11 स्वरों में नहीं है, इसकी गणना 11 स्वरों में नहीं की जाती है। हिंदी के मानक वर्णमाला में जितने भी वर्ण हैं उनमें नहीं की जाती है, संख्या में नहीं शामिल है, लेकिन कुल इसमें 5 वर्ण देखने को मिलते हैं। अगर इसका पूछा जाए वृत्तमुखी वर्ण, ये वृत्तमुखी है या अवृत्तमुखी, तो आंसर हमारा क्या जाएगा? वो वृत्तमुखी। इसमें कौन कौन से हैं? अवृत्तमुखी में आ आता है, दीर्घ आ आता है और ई आती है, इसके बाद में दीर्घ ई आती है और इसी में हमारा क्या आता है? इसी में हमारा री आता है। क्या आता है? री। इसी में हमारा क्या आता है? इसी में हमारा री आता है। तो अब हमारे इसमें कुल वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है? इसमें कुल वर्णों की संख्या 7 हो जाती है। ये हमारे वर्ण कैसे हैं? ये हमारे वर्ण अवृत्तमुखी हैं। आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आपको अगर ये क्लास बहुत अच्छी लगी है तो इस क्लास को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मित्रों में अपने इस क्लास को शेयर करें, ताकि उन बच्चों तक भी ये जानकारी, ये शिक्षा पहुंचती रहे जो उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, जिन्हें अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, जो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। हम ऐसे बच्चों की मदद करें तो एक आप ये और मुहिम उठाएं कि प्रत्येक विद्यार्थी तक ये जानकारी पहुंचाएं। ये आप उन्हें विश्वास का मंच से जुड़ने का मौका दें और हमारे बने रहिएगा इसी के साथ। आप हमारे वीडियो में मिलते हैं हम आपको अगली क्लास में। धन्यवाद।